हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करते अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत फैंटास्टिक तरीके से चल रही होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आप लोगों के लिए ही लाया गया है। और सर, इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे आज हम? तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रत्यावर्ती चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स है, जो आप लोगों को दिक्कतें हो रही है कि सर, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल्स पे भी वीडियोस लेके आइए, न्यूमेरिकल्स हम लोगों से नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर्स के, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी दिक्कत है न्यूमेरिकल्स में, आप लोगों से नहीं होता न्यूमेरिकल्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखिएगा और हर एक न्यूमेरिकल्स को आप खुद से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होगा, आप नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और खुद से मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहां आपको डाउट लगता है, जहां पे आपको दिक्कत होती है, तो आप हेल्प लीजिए वीडियो का और साथ साथ में आप न्यूमेरिकल्स खुद प्रैक्टिस करिए, क्योंकि साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, प्रैक्टिस करत करत अभ्यास, कुछ ऐसे कुछ संस्कृत में कोटेशन है कि जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा, आप उस चीज़ में बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, वो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हम लोगों से नहीं होता है, डेरिवेशंस थ्योरी तो हम लोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बट न्यूमेरिकल सर नहीं हो पाता है। तो ये तभी हो पाएगा बेटा जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए मेरे साथ। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपका, समीकरण द्वारा एक प्रत्यावर्ती धारा निरूपित की जाती है, धारा का वर्गमाध्यमूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या है इसका? समीकरण क्या है? ठीक, तो यहां पे समीकरण है प्रत्यावर्ती धारा, देखिए समीकरण आपका यहां पे है I इज इक्वल टू आई नॉट, I इज इक्वल टू आपका है 14.1, ठीक, साइन 6128t माइनस थीटा, सॉरी t प्लस पाई बाई 3, ये समीकरण दे रखा आपका। कह रहे इस समीकरण में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना है और इसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। और ये धारा का समीकरण दे रखा I इज इक्वल टू 14.1 साइन 6128t प्लस पाई बाय 3। तो हमने कहा देखो, ये प्रत्यावर्ती धारा का एक समीकरण होता है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या बेटा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है, ये सूत्र होता है। ये क्या होता है भाई? ये सूत्र होता है। ठीक है ना? अब इन दोनों समीकरण को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए इन दोनों समीकरण की। अगर आप इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा आई नॉट का मान मिलेगा बेटा 14.1 और ओमेगा का जो मान मिलेगा यहां पे वो आएगा 6128 रेडियन पर सेकेंड, और करंट का यूनिट होता है बेटा यहाँ पे एम्पियर। ओहो सर, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां से हमारा आई नॉट आ गया और ओमेगा का वैल्यू आ गया, बट हमें निकालना वर्ग माध्यमूल मान। तो पहला हमें वर्ग माध्यमूल मान निकालना है, तो वर्ग माध्य मूल मान, देखिए वर्ग माध्यमूल मान क्या होगा? वर्ग माध्यमूल मान हो जाएगा बेटा आई आर एम एस इज इक्वल टू बेटा आई नॉट अपॉन रूट 2, आई नॉट अपॉन रूट 2। तो हमने कहा आई नॉट आपका है 14.1, अच्छा रूट 2 का मान कितना होता है? 1.41 ले लो आप, है ना? तो 14.1 को 1.41 से अगर आप भाग करेंगे आपको, तो यहां पे क्या मिलेगा आपका मिलेगा 10, तो 10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, तो धारा का जो वर्ग माध्यमूल मान है बेटा, धारा का वर्ग माध्यमूल मान आपका हो गया कितना? 10 एम्पियर।
अच्छा, दूसरा आपसे पूछा यहाँ पे आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? आवृत्ति। अच्छा, कोणीय आवृत्ति दे रखा है आपका, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है कितना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 6128 रेडियन पर सेकेंड है। तो हमने कहा आवृत्ति क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई एफ। देखो ऐसे लिखेंगे, न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्या होता है भाई? ओमेगा अपॉन 2 पाई। अच्छा, ओमेगा का मान कितना दे रखा है? देखो 6128 बटा पाई, 2 गुणा पाई का मान कितना है? 3.14। 3.14। तो हमने कहा अगर इसकी गुणा कर दे यहाँ पे, तो 6128 बटा 2 की गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 2 1 कम 2 और 3 दूना 6, तो 6.28। 6.28। 1 मिनट रुकिए, इक्वेशन चेक कर लीजिए, 1 मिनट। 6280, सॉरी यहाँ पे ना 6280 दे रखा है। कितना दे रखा है? ये देगा 6280, 80। ठीक, तो ओमेगा का जो वैल्यू होगा ये आपका आ जाएगा 6000, कितना होगा? 6280। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, ये गलत थोड़ा सा हो गया यहाँ पे। ठीक, दोबारा से मिटा के लिखते हैं, तो ये जाए 6280 बटा 2 गुणा 3.14, ये आपका जाएगा 6280 बटा, देखो इसकी 2 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4 दूना 8, 2 1 कम 2 और 3 दूना 6, तो 6.28 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाइए, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर लिखेंगे गुणा 100। ठीक, 628 से 6228 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 की 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका जाएगा 1000 हर्ट्ज। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो कितना होता है बेटा? हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे आवृत्ति कितना जाएगा? 1000 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा समीकरण है। ये समीकरण का मान जो है वो ये दे रखा है आपका, I इज इक्वल टू 14.1 साइन 6280 t प्लस पाई/3। पाई/3 यहाँ पे क्या है? धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 220 वोल्ट वर्ग माध्यमूल मान तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्कालिक मान के लिए समीकरण लिखिए। किसके लिए? वोल्टता के लिए तात्कालिक मान का समीकरण लिखना है आपको। तात्कालिक मान के लिए क्या करना है? समीकरण लिखना है। तो 220 वोल्ट क्या दे रखा है? इसका वर्ग माध्यमूल मान दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व करते हैं इसको। देखो वर्ग माध्यमूल मान मतलब VRMS कितना भाई? 220 वोल्ट। तो हमने कहा V नॉट कितना होगा? वोल्टेज का शिखर मान क्या हो जाएगा? तो हमने कहा इसका शिखर मान हो जाएगा, देखो V नॉट बराबर √2 इंटू VRMS। देखो सूत्र सारे याद होने चाहिए, विदाउट फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हैं। सर कहाँ मिलेगा फॉर्मूला? हमने कहा फॉर्मूला शीट अपलोड किया है चैनल पे, प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पूरे चैप्टर के और पूरे बुक में से बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट नहीं, ऑल फार्मूलाज, जितने भी फार्मूलाज हो सकते हैं, सारे फार्मूले का शीट मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को विजिट करिए और सारे फार्मूलाज को आप लिखिए, उसमें से नोट करिए, अपना वर्कशीट फार्मूला शीट बनाइए एंड देन उन फार्मूलाज को याद करिएगा बेटा। ठीक, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो V नॉट इज इक्वल √2 VRMS। ठीक, देखो √2 का मान कितना होता है? 1.414 गुणे 220, दोनों की गुणा करेंगे तो ये जाएगा 311 वोल्ट। इन दोनों की गुणा करेंगे तो V नॉट का मान कितना आएगा? 311 वोल्ट आएगा। ठीक, तो इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है, वोल्टेज का जो शिखर मान है वो कितना? 311 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके फ्रीक्वेंसी दे रखा है F, दे रखा है आवृत्ति। क्या दे रखा भाई? आवृत्ति दे रखा है। न्यू या F से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू बेटा कितना? 50 हर्ट्ज। तो अगर F 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा का मान कितना होगा? तो हमने कहा ओमेगा हो जाएगा आपका 2 पाई F। तो 2 पाई F आपका हो गया 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जाए 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक, ओमेगा का मान आ गया। तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज का तात्कालिक मान का समीकरण क्या होगा?
तो तात्कालिक, इसको तात्क्षणिक भी बोलते हैं, तात्कालिक मान v बराबर होता है बेटा आपका v नॉट साइन ओमेगा टी। v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, ये तात्कालिक मान का समीकरण होता है। अगर आपने अल्टरनेटिंग चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं देखा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप जाइए, आप वन शॉट वीडियो को जरूर देखिएगा, वन शॉट वीडियो को जरूर देखिएगा। आप जाइए, जाके वन शॉट वीडियोस को देखिए बेटा। अल्टरनेटिंग चैप्टर पे मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमने कहा वी नॉट का मान कितना है, 311 है। तो हमने कहा 311 और ये जो साइन ओमेगा टी, ओमेगा का मान कितना है 100 पाई। तो हमने कहा 100 पाई टी, तो ये आपका जगह v। तो v इज इक्वल टू आपका समीकरण हो गया 311 साइन 100 पाई टी, इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सर एक ही चीज बोलते हैं आप, कमेंट और लाइक। यस, आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, आप लोगों का बस प्यार चाहिए और वो प्यार आपका कमेंट सेक्शन में और लाइक्स में दिख जाना चाहिए। ठीक है ना? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी है, किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात 3142 ओम होगा। ठीक, एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए ताकि उसकी उसी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात भी वही हो जो उक्त प्रेरकत्व का है। ठीक, देखो कुंडली का प्रेरकत्व कितना दे रखा है, 1 हेनरी दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे जो L का वैल्यू दे रखा है प्रेरकत्व, ये कितना दे रखा है बेटा 1 हेनरी दे रखा है। किस आवृत्ति पर इसका प्रतिघात कितना हो जाएगा बेटा 3142 ओम होगा। तो ये प्रतिघात दे रखा है, प्रेरकीय प्रतिघात दे रखा है, तो इसका मतलब ये एक्सएल का मान दे रखा है। कितना एक्सएल 3142। तो आपसे पूछा है आवृत्ति क्या होनी चाहिए, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा है कि आवृत्ति क्या होनी चाहिए, हमने कहा बिल्कुल आवृत्ति निकाल लेते हैं। तो देखो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिघात एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और हमने कहा ओमेगा क्या होता है बेटा, ये होता है 2 पाई एफ इंटू एल। तो हमने कहा यहां से एफ निकालना, आपको आवृत्ति निकालना है। क्या निकालना है, आवृत्ति। तो हमने कहा आवृत्ति एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई एल इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये एक्सएल डिवाइडेड बाय 2 पाई एल हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू आपका जाए एक्सएल अपॉन 2 पाई एल। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हमने कहा वैल्यू रख देते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कितना भाई 3142 बटा 2 पाई 3.142 और एल का मान कितना बेटा 1 हेनरी है। एल का मान कितना है 1 हेनरी है। हमने कहा यहां से दशमलव उठा दो और ऊपर लगा दो 3 0। 3.142 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 1000 को भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई 500। तो हमने कहा फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 500 हर्ट्ज। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि एक संधारित्र की धारिता क्या होनी चाहिए। संधारित्र की धारिता आपसे पूछ रहा है कि क्या होनी चाहिए ताकि उसी आवृत्ति पर उसका प्रतिघात भी वही हो जो उक्त प्रेरकत्व का है। मतलब धारिता आपको निकालनी है, आवृत्ति सेम है 500 हर्ट्ज है, और जो प्रतिघात है मतलब धारितीय प्रतिघात जो है वो प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर है। ये क्वेश्चंस में दे रखा है, इसके लैंग्वेज में दे रखा है। तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट में सिंपल क्या दे रखा है कि धारितीय प्रतिघात बराबर क्या है भाई प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, तो हमने कहा धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात क्या होनी चाहिए भाई बराबर होनी चाहिए। अगर धारितीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात बराबर है इसका मतलब XC जो है वो किसके बराबर होगा, ये XL के बराबर होगा। XC इज इक्वल टू XL। अच्छा XC क्या होता है, तो हमने कहा XC इज इक्वल टू होता है
1/ओमेगा सी, और ये एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल। क्या हो जाएगा बेटा? ओमेगा एल। तो हमने कहा सी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो सी इसके अंदर मल्टीप्लाई में चला, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/ओमेगा स्क्वायर एल, ओमेगा स्क्वायर एल। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है, तो ओमेगा को 2πf लिखते हैं, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 1/2πf का स्क्वायर इंटू एल। तो हमने कहा यहाँ से सी आपका आ जाएगा 2πf, 2π, तो देखो 2π, तो ये जब 4π का स्क्वायर f का स्क्वायर इंटू एल आ जाएगा। वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। सर कैलकुलेशंस तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा लग रहा है। तो हमने कहा कैलकुलेशंस टफ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं हूँ, बहुत इजी तरीके से आपको कैलकुलेशंस बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो c इज इक्वल टू 1/4π स्क्वायर एफ स्क्वायर एल है, वैल्यू रख दो 1/4π। देखो पाई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है बेटा ये 9.9 के समथिंग होता है, इसको हम अप्रॉक्स कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। पाई स्क्वायर का जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे, तो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएगा आपका। ठीक, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना ले लेंगे? 10। एफ कितना है हमारा? एफ है 500, तो हमने कहा 500 का स्क्वायर कर दो। एल का वैल्यू कितना? 1, एल का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओह सर बहुत बढ़िया। तो देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 10, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25, तो ये आपका जाएगा 25, और ये 00 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 टू द पावर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर हो जाएगा 4। देखो 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू 10 टू द पावर 4, देखो 4 5 6 7, तो ये कितना जाएगा? 1/10 टू द पावर 7। तो हमने कहा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका जाएगा 10 टू द पावर -7 फैरेड, मीन्स 0.1 माइक्रोफैरेड। ठीक, तो जो कैपेसिटर हमने यूज किया उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है ये 0.1 माइक्रोफैरेड अप्रॉक्स में होगा ये आंसर। कोई कैलकुलेशंस नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। बट अगर आप करते तो आप क्या करते हैं? आप इस क्वेश्चन का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? आप सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं, देखो जो आप सोचते आपके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशंस ऐसे होता 1/4 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 500 का स्क्वायर इंटू 1। आप यहाँ पे 3.14 का जब स्क्वायर करते हैं यहीं पे आप उलझ जाते हैं और ये कैलकुलेशंस आपका बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। कैलकुलेशंस क्या हो जाता? बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। ठीक, तो इसलिए कैलकुलेशंस ऐसे नहीं कर रहा। जब भी पाई स्क्वायर आए बेटा, जब भी पाई स्क्वायर आए डिवाइड में या मल्टीप्लाई में, आप उसको अप्रॉक्स 10 रखेंगे। क्या रखेंगे? अप्रॉक्स 10। अगर मल्टीप्लिकेशंस में अप्रॉक्स में भी नहीं लिख रहे तो आप पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.9 रख दीजिएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस इजी करना है तो आप इसको अप्रॉक्स में 10 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे कैलकुलेशंस करोगे टफ हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन सीखना है तो मेरे न्यूमेरिकल्स की वीडियोस देखना बेटा। हर एक न्यूमेरिकल्स में मैं बहुत ही यूनिक तरीके से आपको कैलकुलेशंस बताता हूँ, जिससे आपका टाइम भी बचता है और कैलकुलेशंस भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक कुंडली में 6 एम्पियर की वैद्युत धारा बहती है जब इसे 36 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। यदि उसी कुंडली को 36 वोल्ट 50 चक्कर पर सेकंड प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं तो परिपथ में 36 एम्पियर की वैद्युत धारा बहती है। कुंडली के प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। कुंडली का जो प्रेरण प्रतिघात है या प्रेरकीय प्रतिघात है उसका वैल्यू ज्ञात करना। यूपी बोर्ड 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ये 36 एम्पियर की धारा है, 36 होगा 3.6 होगा? एक सेकंड, मुझे क्वेश्चंस एक बार देख लेने दीजिए बुक में। मेरे अकॉर्डिंग 3.6 एम्पियर होनी चाहिए, क्योंकि 36 एम्पियर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ेगा तो उस केस में आपका धारा का मान घटेगा।
कहाँ है क्वेश्चन भैया, मिल जाओ तुम, मिल जाओ तुम, मिल जाओ तुम। मिल नहीं रहा है क्वेश्चन। ये 3.6 होना चाहिए। मिल नहीं रहा है अभी क्वेश्चन। ये 3.6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये 3.6 एम्पियर की वैद्युत धारा बहती है। ये 3.6 है ये, ठीक है। कुंडली में प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। सिंपल देखो, सबसे दिष्ट धारा जब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? दिष्ट धारा अगर हम यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में वो समझिए। जैसे दिष्ट धारा यूज करेंगे, जब एक आपका कुंडली है और इस कुंडली के अक्रॉस जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक, डिस्क धारा कनेक्ट करेंगे, तो इस सर्किट का जो एक्सल होगा ना बेटा, ये 0 होगा। एक्सल क्या होगा? 0, क्योंकि डिस्क धारा की जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है, इसलिए एक्सल 0 होगा। ये जो कुंडली है ये केवल प्रतिरोध ऑफर करेगा। इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा ये R होगा केवल। तो डिस्क धारा के केस में हम इस सर्किट का क्या निकाल सकते हैं? प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो पहला आपका डिस्क धारा के लिए, डिस्क धारा के लिए, डिस्क धारा के लिए, देखो डिस्क धारा के लिए क्या होगा? डिस्क धारा के लिए होगा, देखो करंट है आपका I इज इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक, और आपका जो वोल्टेज है V, ये आपका कितना है? 36 वोल्ट। तो हमने कहा प्रतिरोध कितना होगा? R, तो दैट इज V अपॉन I। तो V आपका 36 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 ओम। प्रतिरोध कितना आएगा? 6 ओम। अच्छा, सेकंड केस में जब हमने इसको किससे कनेक्ट किया? एक अल्टरनेटिंग स्रोत से कनेक्ट किया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, और उस स्रोत का जो वोल्टेज है वो कितना? 36 है, और 50 चक्कर प्रति सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो एसी के लिए, एसी के लिए देखो, एसी के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितना भाई? 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। अच्छा, वोल्टेज कितना है? Vrms, तो ये आपका देगा 36 वोल्ट। कितना? 36 वोल्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा? Z क्या होगा? और सर्किट में जो करंट का वैल्यू दे रखा है, धारा जो दे रखा है आपका, धारा का मान दे रखा I 3.6 एम्पियर। कितना? 3.6 एम्पियर। तो हमने कहा सर्किट का इंपीडेंस मींस प्रतिघात कितना होगा? परिपथ का प्रतिघात निकालते हैं। तो परिपथ का प्रतिघात, प्रतिघात नहीं, प्रतिबाधा, Z निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा Z बराबर होता है बेटा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम धारा, प्रत्यावर्ती धारा जोड़ेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का एक फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए जो इंडक्टर होगा ना, जो प्रेरक होगा, वो प्रेरक एक्सएल भी ऑफर करेगा। तो आर के साथ साथ क्या करेगा? एक्सएल भी ऑफर करेगा। तो सर्किट जो हमारा बन जाएगा वो LR सर्किट बन जाएगा, और LR सर्किट का Z का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हमने कहा Z कितना होगा? तो Z हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, Z इज इक्वल टू V अपॉन I से, V अपॉन I से, और V अपॉन I इज इक्वल टू रूट ऑफ आपका R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो हमने कहा V कितना? V आपका 36, I आपका 3.6। तो ये आपका 36 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इसको डिवाइड करिएगा तो 10 आएगा, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। R का वैल्यू कितना आया था? R का वैल्यू आपका है 6, आप रख दीजिए यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो 100 और 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 36। 36 को उठा के इधर लेके आइएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर, माइनस करिएगा 64 आ जाएगा। तो एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा? 64। तो एक्सएल आपका यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ 64। 64 का रूट कितना था बेटा? 8। तो एक्सएल का मान कितना हो जाएगा आपका? 8 ओम।
कितना आ जाएगा 8 ओम। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि कुंडली के प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए, तो एक्सेल का मतलब क्या होता है, एक्सेल का मतलब होता है प्रेरण प्रतिघात। क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई 100 ओम के एक प्रतिरोध में धारा भेज रही है। क्या कह रहा है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई 100 ओम के एक प्रतिरोध में धारा भेज रही है। प्रतिरोध तार के श्रेणीक्रम में कितनी प्रेरिकी प्रतिघात का चोक कुंडली संयोजित की जाए जिससे धारा का मान पूर्व माप की आधी रह जाए। मतलब केवल प्रतिरोध के केस में जितना करंट फ्लो हो रहा था उस करंट का वो आधा हो जाए जब हम उस प्रतिरोध के साथ श्रेणीक्रम में, एक प्रतिरोध के साथ श्रेणीक्रम में क्या जोड़ दे, एक चोक कुंडली को जोड़ दे। इस तरीके से मतलब सर्किट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एल आर सर्किट हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में केवल आर सर्किट है, सेकंड केस में जो है वो क्या बन जाएगा आपका, एल आर सर्किट बन जाएगा। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा केस फर्स्ट में आपका सर्किट क्या है भाई, आर सर्किट है, केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो केस फर्स्ट में सर्किट क्या है भाई, आर परिपथ है, केवल आर परिपथ, आर परिपथ। ओह बहुत बढ़िया। तो हमने कहा अगर आर परिपथ है तो वोल्टेज कितना भाई, वोल्टेज है 220 वोल्ट। ठीक, प्रतिरोध आर का मान कितना दे रखा है, 100 ओम। तो हमने कहा धारा का मान कितना होगा, तो आई दैट इज वी अपॉन आर। तो हमने कहा ये 220 बटा 100, तो ये आपका जाएगा 2.2 एम्पियर। तो हमने कि केवल आर परिपथ में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, 2.2 एम्पियर। ओहो बहुत बढ़िया सर। अच्छा फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, तो हमने कहा फ्रीक्वेंसी इसका दे रखा है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना भाई, 50 हर्ट्ज दे रखा है, ये लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अच्छा केस सेकंड, देखो केस सेकंड में क्या दे रखा है, केस सेकंड में कह रहे हैं कि प्रतिरोध तार के श्रेणीक्रम में कितनी प्रेरकी प्रतिघात की चोक कुंडली, प्रेरकी प्रतिघात का मतलब एक्सेल का मान आपसे पूछा है कि चोक कुंडली संयोजित की जाए जिससे धारा का मान पूर्व माप की आधी रह जाए। मतलब सेकंड केस में जब ये हमारा एल आर परिपथ हो जाएगा और एल आर परिपथ की स्थिति में धारा का जो मान है आई डैश, ये आई का क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा। आई कितना, 2.2 बटा 2, तो ये 1.1 एम्पियर हो जाएगा। वोल्टेज आपका सेम रहेगा, वोल्टेज कितना 220 वोल्ट सेम रहेगा, वोल्टेज में कोई अंतर नहीं आएगा, वोल्टेज आपका चेंज नहीं होगा। तो आपसे पूछा इस एक्सेल का वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्सेल का वैल्यू निकालना है आपका, एक्सेल कितना होना चाहिए। तो हमने कहा ये एल आर परिपथ है, एल आर परिपथ में धारा का मान दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो इस परिपथ का क्या निकाल सकते हैं, इंपिडेंस मतलब प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। तो हमने कहा प्रतिबाधा निकाल दो। तो प्रतिबाधा, देखो प्रतिबाधा आपका जेड हो जाएगा V अपॉन आई डैश बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक, तो जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ओहो सर बहुत बढ़िया, गजब, मजा आ गया। देखो V आपका है 220 बटा आई है 1.1, कितना 1.1 बराबर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। हमने कहा यहाँ से दशमलव हटा दीजिए आप और ऊपर 0 लगाइए, 11 से इसको भाग दीजिए, तो ये आपका जाएगा 200, ये स्क्वायर रूट के इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। आर का मान कितना दे रखा है आपका, आर का मान दे रखा है 100, तो ये आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स एल का स्क्वायर। हमने कहा 200 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 40,000, 4 0 और आ जाएंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 10,000 बराबर ये आपका जाएगा एक्सएल का स्क्वायर। 40,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 30,000, तो एक्सएल का जो मान होगा बेटा ये आपका हो जाएगा 30,000 का रूट, और 30,000 का रूट निकालेंगे बेटा ये आपका आएगा 100 रूट 3।
कितना आएगा 100 रूट 3, 3 गुणा 10,000 हो जाएगा, 3 गुणा 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10,000 का हो जाएगा 100 और रूट 3 बच जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर रूट 3 का मान रख सकते हैं 1.732 और इसके हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर एक्सएल, तो ये आपका जाएगा 100 गुणा 1.732 तो ये आपका आ जाएगा 173.2 ओम। तो ये आपका एक्सएल का मान हो जाएगा। ठीक, चाहे आप यहाँ पे लिख दे या आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं इस आंसर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओहो सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 0.21 हेनरी का प्रेरक तथा 12 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट एवं 50 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं। परिपथ में धारा का मान और धारा एवं स्रोत के विभवांतर के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। ओहो सॉरी, कलांतर निकालना है क्वेश्चन में। क्या निकालना है क्वेश्चन में? क्या दे रखा है, एक प्रेरक दे रखा है और एक प्रतिरोध दे रखा है। इसका मतलब सर्किट क्या है भाई, LR सर्किट है। किसका क्वेश्चन है भाई, LR परिपथ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, LR परिपथ का क्वेश्चन है। सर कैसे करेंगे, तो हमने कहा सबसे पहले डेटा लिख लो क्या क्या दे रखा है। तो L का मान दे रखा, प्रेरकत्व दे रखा आपका, प्रेरकत्व L का मान दे रखा कितना 0.21 हेनरी। ओहो अच्छा, प्रतिरोध दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, प्रतिरोध का मान दे रखा R कितना 12 ओम। कितना 12 ओम। ठीक, प्रतिरोध 220 वोल्ट के एक सोर्स से कनेक्ट है तो विभवांतर दे रखा V कितना 220 वोल्ट दे रखा है एवं 50 हर्ट्ज की आवृत्ति दे रखा, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा भाई 50 हर्ट्ज। कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज। आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं। परिपथ में धारा का मान एवं धारा एवं स्रोत के विभवांतर में कलांतर ज्ञात करना। सबसे पहले धारा का मान निकाल लेते हैं। तो धारा का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा Z का मतलब प्रतिबाधा। ओहो सर प्रतिबाधा, प्रतिबाधा निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा XL। तो हमने कहा XL इज इक्वल टू क्या, तो ओमेगा L। तो हमने कहा ओमेगा क्या हो जाएगा, तो हमने कहा ओमेगा हो जाएगा 2 पाई f इंटू L। तो हमने कहा 2 पाई 3.14 गुणा f आपका 50 और L आपका दे रखा 0.21। ठीक, देखिए 0.21 दे रखा है ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए, पाई का मान यहाँ पे 3.14 नहीं, इसको 22/7 लिखिए। कितना लिखेंगे 22/7 गुणे 50 गुणे 0.21। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए 50 की अगर हम किससे गुणा करते हैं, 50 की 2 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। 50 दूने 100, 100 की अगर हम 0.21 से गुणा करते हैं तो 0.21 की अगर हम 100 से गुणा करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। तो हमने कहा ये आपका आ जाएगा 22 गुणा 21/7। तो हमने कहा 7 से 21 को भाग करिएगा 3 से इसकी गुणा करिएगा 66 आ जाएगा। तो कितना आएगा, एक्सएल का मान आ जाएगा आपका 66 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा प्रतिबाधा निकालिए सर्किट का। क्या निकालिए भाई, प्रतिबाधा। ओहो, तो प्रतिबाधा Z बराबर, प्रतिबाधा Z बराबर होता है बेटा √R² प्लस XL का स्क्वायर। R² प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो √R², R का मान कितना भाई, R का मान है 12, तो हमने कहा R 12 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस XL आपका कितना है 66 का स्क्वायर। 66 का स्क्वायर। सर 66 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, हमने कहा सिंपल यार, डरते क्यों, कैलकुलेशन ही तो करना है, दिमाग बुद्धि का यूज करो, बुद्धि का यूज करो। हमने कहा 6 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, 12 में से 6 कॉमन आएगा तो बचेगा 2, 66 में से 6 कॉमन आएगा तो हमने कहा यहाँ बचेगा 11, तो ये 11 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का रूट 6 बाहर आ जाएगा, रूट ऑफ हमने कहा 2 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 4, और 11 का स्क्वायर कितना आएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121, 121 में से 4 जोड़ दो तो कितना है 125,
और 125 किसका रूट होता है बेटा? 15 का होता है। तो 15 गुणा 6 कितना आएगा? 90 ओम। देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन, कितना सिंपल कैलकुलेशन। बस बुद्धि का यूज़ करेंगे, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो फिर आप 12 का स्क्वायर करते हैं, फिर आप 66 का स्क्वायर करते हैं, फिर दोनों को जोड़ते, फिर आप सोचते कि ये किसका वैल्यू है, किसका मान है, किसका स्क्वायर रूट होगा। पहले कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आता है कॉमन निकाल के फिर छोटे डिजिट में आप उसको सॉल्व करिए, बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेशन सबका हो जाता है। तो जेड आपका कितना हो गया भाई? जेड आ गया आपका 90 ओम। कितना? 90 ओम। अच्छा, आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा है धारा का मान कितना होगा। तो हमने कहा धारा का मान कितना होगा, तो धारा I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? V बाय जेड। V कितना दे रखा है? 220 और जेड का मान कितना आ गया? 90। चेक करिए एक बार जल्दी से पीछे। देखिए V का मान कितना दे रखा है? V आपका दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक, और जेड कितना है? 90। यहाँ पे V 220 वोल्ट है ना, तो इसको V RMS भी लिख सकते हैं आप, ठीक। आपसे करंट पूछा, नहीं पूछा ना कि वर्ग माध्य मूल मान निकालना या कौन सा मान निकालना है, बट यहाँ पे एक्चुअल में जो धारा का जो मान आएगा वो वर्ग माध्य मूल मान आएगा, और जो वोल्टेज दे रखा है ये वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है वोल्टेज का, ठीक है। तो आप IRMS और VRMS भी लिख सकते हैं, और V और I के टर्म्स में भी उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 से इसको भाग कर दीजिएगा, 9 दूना 18, बचा कितना? 18, बचा कितना? 4, 9 चौक 36, बचा कितना? 4, 9 चौक 36। तो I इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 2.44 एम्पियर। 2.44 एम्पियर ये करंट आ गया। आपसे क्या पूछा नेक्स्ट? आपसे पूछा वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना है। कलांतर भी निकालना है, tan phi का मान भी निकालना है, कलांतर पूछा है। तो कलांतर निकालने के लिए आप सिंपली दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बताता हूं कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कलांतर निकालने के लिए सेकंड केस में, कलांतर निकालने के लिए एक तो आप tan phi का यूज कर सकते हैं, tan phi दैट इज XL/R, ठीक, और आप cos phi भी यूज कर सकते हैं, R/Z होता है। अब यहां से भी phi का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप यहां से भी phi का वैल्यू निकाल सकते हैं, डजेंट मैटर आप कौन सा इक्वेशन यूज करें, दोनों इक्वेशन से क्वेश्चन करेंगे, आपका सॉल्यूशन सही आएगा। तो यहां से निकालते हैं तो tan phi इज इक्वल टू XL का मान कितना आया? XL कितना आया देखिए यहाँ पे, XL आपका आया था 66, R आपका है 12, R है आपका 12, तो 66/12, 6 से भाग करिएगा इसको तो 11/2, 6 से भाग करिएगा, 11 6 66, 6 दूना 12, 2 से इसको भाग करिएगा तो phi इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा आपका आएगा tan इनवर्स 5.5। अगर आप यहाँ से लिखते हैं R/Z तो ये आपका जो cos phi इज इक्वल टू R आपका है 12, Z है आपका 90, भाग करिएगा इसको किससे? ये 2 से भाग होगा, 6 से, 6 के टेबल में आता है, ठीक है, 6 से भाग हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 कम 6, बचा कितना? 3, 30, 6 पंजे 15, सॉरी 15 चिंग 90 होता है, ठीक है, तो 2/15 आ जाएगा। तो phi आ जाएगा यहाँ से आपका cos इनवर्स 2/15। सर दोनों आंसर तो अलग अलग है? नहीं, दोनों आंसर सेम है, एंगल सेम आएगा, क्योंकि ये cos के टर्म्स में दे रखा है और ये आपका tan के टर्म्स में दे रखा है, तो आप cos के टर्म्स में भी लिख सकते हैं और tan के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, दोनों ही आंसर आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो एक चित्र दे रखा है और इसी चित्र से आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इसी चित्र का प्रयोग करना है और इसी चित्र का प्रयोग करके ही आप इसको क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। प्रदर्शित परिपथ में धारा वोल्टता में कला में 36.9 डिग्री पीछे रहती है, ज्ञात कीजिए प्रेरकीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की धारा, स्रोत की आवृत्ति, और tan 36.9 आपका दे रखा है कितना बेटा? 3/4 दे रखा है। ये हमारे पास परिपथ है और ये परिपथ हमारा RL परिपथ है। कौन सा परिपथ है बेटा? RL परिपथ है। ओह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए, ठीक, तो सबसे पहले कला दे रखा है, phi दे रखा है, phi कितना? 36.9 डिग्री। तो हमने कहा tan phi का फॉर्मूला यूज करिए, LR सर्किट है, तो हमने कहा tan phi यूज करेंगे। तो tan phi क्या होता है बेटा? अभी लिखा हमने फॉर्मूला XL/R होता है, तो हमने कहा tan phi
तो ये आपका जाए 1036.9 इज इक्वल टू XL अपॉन R। तो हमने कहा इसका वैल्यू दे रखा आपका 3/4 होता है, तो 3/4 बराबर XL बटा R। तो हमने कहा यहाँ से XL का मान कितना होगा, R का इधर गुणा कर दीजिएगा, तो 3R अपॉन 4। अच्छा R का मान कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए, R का मान दे रखा है आपका 40, तो हमने कहा यहाँ पे रख दीजिए 40। तो 3 गुणे 40/4, 4 से भाग करिए कितना आएगा 10, तो 10 की 3 से गुणा करिएगा तो ये आपका जाएगा 30। तो हमने कहा XL का मान कितना आया, तो हमने कहा XL का मान आया 30 ओम। कितना, 30 ओम। अच्छा परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, Z निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं भाई, Z निकालते हैं। तो हमने कहा Z क्या होगा, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ओह बहुत सुंदर। तो हमने कहा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। R कितना है बेटा 40, तो ये 40 का स्क्वायर प्लस XL हो गया आपका 30, तो ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 40 का स्क्वायर होगा 1600, ठीक, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900। 1600 900 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2500। 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 50। तो Z इज इक्वल टू कितना आएगा 50 ओम। ठीक, प्रतिबाधा आ गया। तो सबसे पहले हमने प्रेरक के प्रतिघात निकाल लिया XL का मान, दूसरा हमने क्या निकाला, परिपथ की प्रतिबाधा Z निकाल दिया, कितना है भाई 50। परिपथ में धारा का मान निकालना है कि धारा कितना है परिपथ में, तो हमने कहा धारा का मान निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सब कुछ निकल गया तो धारा भी निकल जाएगा। तो थर्ड केस में आपका धारा क्या हो जाएगा, तो धारा I बराबर होता है बेटा V अपॉन Z। V कितना है, कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज आपका दे रखा है 110, तो हमने कहा 110 बटा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दीजिएगा तो 2.2 एम्पियर। तो हमने कहा परिपथ में धारा जो है वो कितना 2.2 एम्पियर है। अच्छा स्रोत की आवृत्ति भी पूछा आपसे, स्रोत की आवृत्ति क्या है, आवृत्ति निकालना, तो इसके लिए देखिए L दे रखा है आपका, L का मान कितना दे रखा है, L दे रखा है 0.1 हेनरी। चलिए बहुत बढ़िया। XL का मान कितना दे रखा है 30 दे रखा है, अरे ठीक। तो देखिए XL हमारा दे रखा है कितना भाई, XL दे रखा है 30 ओम, L का मान कितना दे रखा है 0.1 हेनरी। तो देखो XL इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई f इंटू एल। तो हमने कहा f क्या होगा यहाँ से, तो आवृत्ति f बराबर हो जाए XL अपॉन 2 पाई एल। ओहो बहुत बढ़िया। XL आपका 30, 2 पाई 22/7, 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और L का वैल्यू आपका यहाँ पे 0.1 कितना है भाई 0.1 हो जाएगा। दशमलव हटाइए, ऊपर 0 लिखिए, तो ऊपर आपका जाएगा 300 गुणे 7 बटा 2 गुणा 22। तो हमने कहा 2 से भाग कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा 150। हमने कहा 2 से इसको भाग कर दीजिए तो कितना आएगा 75, और 2 को उससे भाग करेंगे तो कितना आएगा 11। ओहो बहुत बढ़िया। 11 से 75 को काटिएगा, 11 से 75 को काटिएगा, लगभग वो 7 बार में कटेगा, तो ये 11 छिंग 66, बचा कितना 66, 4 9 90, 90 दशमलव लगाएंगे 90 हो जाएगा, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 2 20, तो 11 दूना 22 ले लेते हैं लगभग में, गुणे 7, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, हासिल लगा 1, 8 7 56, 56 और 1 57, 57 का 7 हासिल लगा 5, 7 छिंग 42, 42 और 5 47, तो कितना आएगा ये 47.74 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हो गया भाई, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गया F इज इक्वल टू, तो ये जो 47.74 कितना है 74 हर्ट्ज। ठीक, तो स्रोत की जो फ्रीक्वेंसी है वो 47.74 हर्ट्ज है। ठीक है, क्लियर है। अप्रॉक्स में निकालते तो ये 50 आता, अप्रॉक्स में आप निकालते तो ये कितना आता है, ये 50 के बराबर आता। ठीक, अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करते, देखो इसको अप्रॉक्स कैलकुलेशन अगर आप करते तो ये सिंपली आपका है 7 3 21, 210 बटा 2 इंटू 22,
22 इसको काटिए, लगभग ये 10 बार में कटेगा, 10 बार में 2 से इसको काटेंगे तो ये 50 आएगा। अच्छा, इस पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 0 भी आएगा, ठीक। तो ये लगभग 50 में भी आ जाता है। इस तरीके से अगर अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते तो भी सही होता, बट एग्जैक्ट में इसका जो आंसर आएगा वो 47.74 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक। तो कैलकुलेशंस बहुत मायने रखता है, कितना टाइम आप कैलकुलेशन से बचा सकते हैं ये आपके ऊपर है, और ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करना है तो वीडियो देखिएगा बेटा। जितने भी न्यूमेरिकल्स के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, हर एक न्यूमेरिकल्स में मैंने ट्रिक बताए हैं, अपने बहुत इजी तरीके से किस तरीके से कैलकुलेशंस करना वो मैंने बताया हर एक क्वेश्चंस के अंदर। तो हर एक क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा, बारीकी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा और बारीकी से कैलकुलेशंस करिएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, एक कुंडली 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 एम्पियर की धारा तथा 100 वॉट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुंडली का आपको प्रतिरोध निकालना है और इसका प्रेरकत्व निकालना है, मतलब आर का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है इसमें आपका आर का वैल्यू निकालना है और एक्सएल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वोल्टेज दे रखा है अप्लाइड वोल्टेज V, दैट इज 110 वोल्ट। ये बेसिकली VRMS होगा, ठीक, क्या जगह VRMS कितना भाई 110 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है बेटा कितना 50 हर्ट्ज दे रखा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 1 एम्पियर की धारा लेती है ये, तो IRMS क्या हो जाएगा भाई, तो हमने कहा IRMS आपका हो जाएगा 1 एम्पियर। कितना होगा 1 एम्पियर, और कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है, तो ये पावर कंज्यूम कर रहा है P, दैट इज 100 वॉट। कितना पावर कंज्यूम कर रहा है ये 100 वॉट पावर ये कंज्यूम कर रहा है। तो आपको कुंडली का प्रतिरोध निकालना है और उसका एक्सेल निकालना है। कैसे निकालोगे, लेट्स सी, देखते हैं। देखो सबसे पहले आप यहां पे, क्योंकि हमारे पास VRMS और IRMS दे रखा है, तो VRMS और IRMS का यूज करके सबसे पहले जो सर्किट हमारा है उस सर्किट का इंपीडेंस निकाल लेते हैं, मतलब उसकी प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे बेटा, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा आपका VRMS डिवाइडेड बाय RMS। तो Z इज इक्वल टू VRMS 110 और IRMS आपका कितना है, IRMS आपका है 1 एम्पियर, तो बराबर हो जाएगा 110 ओम, ठीक है। देखो सर्किट क्या है, कौन सा सर्किट है, सबसे पहले सर्किट कोड भी आइडेंटिफाई कर लो आप। सर्किट हमारे पास दे रखा है, देखो प्रतिरोध दे रखा है ये हमारा, और प्रेरकत्व है, मतलब जो प्रतिरोध जो आपका सर्किट है वो आपका LR परिपथ है। तो किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा, LR परिपथ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, LR परिपथ का हम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करने वाले हैं। तो Z इज इक्वल टू 110 ओम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा LR परिपथ है, तो LR परिपथ में Z क्या होता है, तो हमारे पास Z होता है R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। LR परिपथ के लिए Z का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा। ओहो बहुत बढ़िया सर, हमने कहा दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। हमने कहा Z का वैल्यू कितना 110, तो 110 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, क्योंकि हमें R और XL का वैल्यू नहीं पता। अगर एक का वैल्यू पता होता तो दूसरा हम निकाल लेते हैं, बट ना तो हमें R का वैल्यू पता है ना ही XL का वैल्यू पता है। अच्छा सर, तो बाकी कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने एक टर्म्स यहाँ पे और दे रखा, पावर दे रखा कि ये जो परिपथ ही कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये 100 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा है। तो पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं, शक्ति का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, शक्ति। शक्ति P बराबर होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। क्या होता है, VRMS IRMS इंटू cos फाई। तो हमने कहा यहां से शक्ति गुणांक आप निकाल लीजिए, cos फाई का वैल्यू निकालिए, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका VRMS इंटू IRMS। VRMS आपका दे रखा है cos फाई इज इक्वल टू P बाय हो जाएगा आपका VRMS इंटू IRMS।
हमने कहा P आपका है 100, अच्छा VRMS कितना है आपका 110 इंटू IRMS आपका है 1। तो हमने कहा यहाँ पे cos फाई का जो वैल्यू हो गया ये हो गया आपका 100/110। कट मत करना भी, ठीक है, क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन बताता हूँ। देखो cos फाई जो होता है ये शक्ति गुणांक बोलते हैं हम इसको, और इस शक्ति गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई इज इक्वल टू होता है बेटा R/Z। cos फाई क्या होता है, cos फाई का जो वैल्यू होता है बेटा R/Z होता है, तो ये R/Z बराबर 100/110। तो R/Z की अगर हम बात करें तो Z कितना 110 है, तो हमने कहा Z का वैल्यू रख दो 110 बराबर 100/110। हमने कहा इससे इसको कैंसिल कर दो, है ना, 110 से 110 कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल इसको, तो R बराबर कितना बचेगा, तो हमने कहा R इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 100 ओम। R कितना गया 100 ओम। ओह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा R का मान आ गया 100, प्रतिरोध जो है वो 100 ओम आ गया। इस वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 110 का स्क्वायर माइनस, देखो समीकरण 1 का हम उपयोग करेंगे तो समीकरण 1 में देखेंगे 110 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। R का मान कितना रख देंगे 100, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121, 00 100 को उठा के इधर पटको तो ये आपका जाएगा 10,000 बराबर हो जाएगा XL का स्क्वायर, ठीक। 12,100 में से 10,000 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, तो ये बचेगा आपका 2100 बराबर XL का स्क्वायर। तो हमने कहा XL का वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2100, और 2100 का स्क्वायर रूट 00 का तो हो जाएगा 10√21। तो XL का जो वैल्यू हो जाएगा ये जाएगा 10√21 ओम, ठीक है। तो ये हमारा XL का वैल्यू हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर रूट निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना, 20 रूट का स्क्वायर रूट जो भी होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा XL आ जाएगा, या हम इस फॉर्म में भी अगर आंसर छोड़ देते हैं तो भी हमारा आंसर सही है, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्लियर है। तो बेसिक सा जो फॉर्मूलाज है बेटा वो याद होने चाहिए, बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, बेसिक सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं वो आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो क्वेश्चंस पढ़ के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 वॉट 100 वोल्ट के एक लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। मतलब हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 220 वोल्ट का आ रहा है। कह रहे उस 220 वोल्ट के सप्लाई में आप एक ऐसे लैंप को कनेक्ट करेंगे जिसका पावर रेटिंग कितना है 50 वॉट 100 वोल्ट। मतलब 200 वोल्ट के सोर्स से अगर आप 100 वोल्ट के बल्ब को कनेक्ट करते हो तो सिंपली क्या होगा कि बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। बल्ब क्या होगा, क्योंकि उसको चाहिए 100 वोल्ट चाहिए और आप अप्लाई कर रहे हो उस पर 200 वोल्ट, तो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा बल्ब, ठीक। तो हमें कह रहे हैं कि उसको बचाना है, लैंप जलाना है। जलाने के लिए क्या करना है, तो वो कह रहे हैं कि लैंप के श्रेणीक्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। धारिता की गणना कीजिए। क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है, क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में भी आया हुआ है, दोनों बोर्ड में आया क्वेश्चंस, ठीक। कैसे करना है क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एक बल्ब जिसका प्रतिरोध R है मान लेते हैं और इसके साथ एक संधारित्र को जोड़ा गया किसमें, श्रेणी क्रम में। कितना, श्रेणी क्रम में। हमने यहाँ पे एक सोर्स अप्लाई किया और इस सोर्स का जो वोल्टेज है बेटा ये 200 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो कह रहे ये जो बल्ब हमारे पास है इस बल्ब को ग्लो करने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, इसको चाहिए 100 वोल्ट। तो आप मुझे कहोगे सर इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, है ना, ये हमारा R है, ये हमारा कैपेसिटर है। 200 वोल्ट हमने अप्लाई किया है, उससे R के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 100 वोल्ट। और क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसको VR से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो VC का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर 200 अप्लाई किया है, 100 इसके क्रॉस है तो 100 कैपेसिटर के क्रॉस होना चाहिए।
100 वोल्ट जो है वो किसके क्रॉस होना चाहिए, वो उस कैपेसिटर के क्रॉस होना चाहिए। अगर आप कैपेसिटर के क्रॉस 100 वोल्ट लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक, तो सर क्या करना है, तो हमने कहा देखो ये रिजल्टेंट वोल्टेज है V, है ना, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है V। तो अगर हम परिणामी विभव का सूत्र यूज करते हैं, V इज इक्वल टू आपका 200 वोल्ट दे रखा है, VR आपका कितना दे रखा है भाई, VR आपका दे रखा है 100 और VC आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। तो V हो गया आपका 200, स्क्वायर रूट को उठा के इधर पटको तो ये स्क्वायर हो जाएगा। VR आपका कितना है 100 का स्क्वायर प्लस VC आपका VC का स्क्वायर हो जाएगा। 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 400 नहीं, 2 का स्क्वायर 4, फिर 40 आ जाएगा आपका। 100 का स्क्वायर इधर ले आओ माइनस का, तो ये 10,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आपका जाओ VC का स्क्वायर। अच्छा 40,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा, ये आपका 30,000 स्क्वायर रूट के इधर आ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका VC। तो हमने कहा VC कितना आ जाएगा, ये 4 0 है, इसमें से 2 0 बाहर आ जाएगा, मतलब 100 बाहर आ जाएगा, 100√3। तो हमने कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा, वो 100√3 होगा। कितना होगा भाई, 100√3 होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, नाउ ये जो बल्ब है, क्योंकि इस बल्ब का पावर रेटिंग दे रखा है कितना बेटा, पावर P इज इक्वल टू ये दे रखा 50 वॉट, कितना दे रखा 50 वॉट, और इसको ऑपरेट करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, इसको ऑपरेट करने के लिए 100 वोल्ट चाहिए। तो हमने कहा ये सिंपली ये जो आपका क्या कहते हैं रजिस्टर है, ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट से। ठीक, तो परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा, परिपथ में धारा, देखो R सर्किट में अगर हम धारा निकालते हैं तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू VR इंटू आई। तो हमने कहा यहां से करंट आपका आ जाएगा I इज इक्वल टू P बाय VR, P बाय VR। अच्छा सर आपने ना यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज किया, तो पावर का आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, P एवरेज दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। सर फॉर्मूला तो ये होता है पावर का अल्टरनेटिंग करंट के लिए, आपने वोल्टेज इंटू करंट क्यों यूज किया है। तो हमने कहा वोल्टेज इंटू करंट इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो पावर हमने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, ये इस रजिस्टर के लिए लिखा है। यहां पे लिख देता हूं मैं PR, मतलब ये रजिस्टर का पावर है, प्रतिरोध का पावर है, और प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज क्या होता है बेटा, सेम फेज में चलते हैं, सेम कला में होते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि फाई 0 ले लेंगे तो cos फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा आपका। तो 1 हो जाएगा तो V इंटू आई हो जाएगा, तो चाहे उसको VRMS IRMS ले लो या V इंटू आई ले लो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छा पावर कितना है, तो पावर इसका है 50 वॉट और इसको कितना वोल्टेज चाहिए, 100 वोल्टेज चाहिए। तो 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 एम्पियर, मतलब इस वाले सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है बेटा, सेम होता है। श्रेणी क्रम में करंट सेम होगा, अगर करंट सेम होगा तो इसका मतलब कैपेसिटर में भी इतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा, कैपेसिटर में भी इतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा। तो हमने कहा कैपेसिटर का धारितीय प्रतिघात कितना होगा, तो कैपेसिटर का धारितीय प्रतिघात निकालते हैं, तो धारितीय प्रतिबाधा बोलते, प्रतिघात बोलते, इंपेडेंस होता है। ठीक, धारितीय प्रतिघात XC, तो ये XC हो जाएगा आपका VC डिवाइडेड बाय I, क्या हो जाएगा XC दैट इज VC डिवाइडेड बाय R। VC कितना है, हमने निकाला वोल्टेज कितना भाई 100√3, कितना 100√3 डिवाइडेड बाय I, करंट कितना, तो हमने कहा करंट इसमें फ्लो रहा है 0.5, 0 पॉइंट हटा देना, ऊपर 0 हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 200 आ जाएगा। तो 200√3 ओम जो है इस कैपेसिटर का क्या आ जाएगा बेटा, धारितीय प्रतिघात आ जाएगा, XC का वैल्यू हो जाएगा, XC इज इक्वल टू 200√3 हो जाएगा, कितना 200√3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तब हमने कहा XC का वैल्यू हो गया, XC का वैल्यू हो गया, तो XC इज इक्वल टू क्या होता है, XC कितना आ गया भाई 200√3 ओम।
√3 ओम। ठीक है, अच्छा x इज इक्वल टू क्या होता है, तो x इज इक्वल टू 1/ω/c, 1/ω/c। तो हमने कहा c निकालते हैं यहां से, तो c क्या आ जाएगा, c इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x के डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/ω into xc। तो हमने कहा 1/ω, ओमेगा होता है बेटा 2πf इंटू एक्सी, 2πf इंटू एक्सी। ओह बहुत सुंदर भैया, ओह देखो 1/2π, f का वैल्यू कितना 50 और xc का वैल्यू कितना है आपका 200√3, 200√3। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 की अगर 500 से 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 हो जाएगा, 100 इंटू 200 कितना आएगा 20,000, मतलब 10⁴ आ जाएगा। ऐसे लिखो इसको, देखो 1/, ठीक, पाई का वैल्यू 22/7 लिखना है इसको, तो 2 इंटू 5 100 हो जाएगा ये, इंटू 22/7 पाई का वैल्यू इंटू 200√3, देखो 2 0 यहां से हो गया, 2 0 यहां से हो गया, तो पावर कितना गया 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर और 7 जाएगा ऊपर, तो ये 7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 इंटू √3 का वैल्यू बेटा 1.73 होता है, 1.73। और इस पूरे को सॉल्व करके जो भी इसका वैल्यू आएगा वो यहां पे लिख देना, ठीक है। कैसे करोगे कैलकुलेशंस बताता हूं मैं आपको, वो भी बता देता हूं। देखो 2 से सबसे पहले 7 को कट करो, यहां पे कर लेते कैलकुलेशंस। 7/22 इंटू 2 इंटू 1.73, तो हमने कहा 2 से इसको डिवाइड कर लो, कितना 2 को इसको डिवाइड करोगे तो 3.5, ठीक है। चलिए हमने कहा 2 से इसको और डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2 पॉइंट बचा कितना 1 5, तो ये जो 2 7 जा 14 बचा कितना 1 10 5 जा, तो 1.75 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 11, 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 0.11 बन जा 11 बन जा 11, बचा कितना 17 में से 11 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 इंटू 5 65, तो 11 6 जा लगभग में जाएगा ये, तो 0.16 हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर आएगा आपका 0.16 डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम लिखेंगे ना इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.173 इंटू 10⁻⁻1, सॉरी -1 नहीं +1 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। अगर अप्रॉक्स में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर 16 है नीचे 17 है, ये लगभग में कितना एक बार में कट जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻, ये 1 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6, तो ये अप्रॉक्स में जो आएगा ये 10 माइक्रोफैरड आ जाएगा, अप्रॉक्स में आंसर है, बट ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बट मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशंस किए हैं, इसलिए लगभग में कितना आएगा बेटा 10 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। देखो मैंने बहुत बड़ा कैलकुलेशंस, बहुत बड़े मल्टीप्लाई या डिविजन्स नहीं किया है, मैंने शॉर्ट में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ों को जो है वो हैंडल किया है, ठीक। तो इसलिए जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे पैनिक नहीं होना है कि इतना बड़ा कैलकुलेशंस है, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ इस कैलकुलेशंस को, ऐसा नहीं सोचना है। मैं ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक की हेल्प से आप धीरे धीरे कैलकुलेशंस करेंगे तो आप कैलकुलेशंस में भी बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। आपको अगर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कैलकुलेशंस पे बेस्ड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बेटा एक डेडिकेटेड वीडियोस में बना दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। अगर चाहिए वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना, बता दूंगा मैं आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, दिए गए श्रेणी एलसीआर परिपथ में विद्युत धारा तथा वोल्टता में कलांतर का मान निर्धारित कीजिए, ठीक। क्या निकालना है हमें बेसिकली इसमें निकालना है धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर है वो कलांतर निकालना है, ठीक। देखो आर हमारा दे रखा 400, ठीक, सी दे रखा आपका कितना 2 माइक्रोफैरड, एल दे रखा आपका 100 मिली हेनरी, और समीकरण जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो वोल्टेज है V नॉट इज इक्वल टू साइन 100t + 5, ठीक। चलिए सबसे पहले देखिए आर का वैल्यू दे रखा है, आर कितना बेटा यहाँ पे 400 ओम, ठीक है। चलिए सी का वैल्यू कितना दे रखा है, सी आपका दे रखा 2 माइक्रोफैरड, तो हमने कहा 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। एल दे रखा आपका, एल इज इक्वल टू 100
मिली हेनरी, तो ये आपका जाएगा 100 इंटू 10⁻³ तो ये आपका जाएगा 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी। ठीक है, चलिए v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 100, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 100 t प्लस 5 दे रखा है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बेटा अल्टरनेटिंग इक्वेशंस के साथ, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 के साथ अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा कितना मिलेगा बेटा हमें? ओमेगा मिलेगा 100 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले ये सारे वैल्यूज हमने लिख लिए और ये जो वोल्टेज का इक्वेशन दे रखा है, इस वोल्टेज के इक्वेशन से हमने क्या निकाला? ओमेगा का वैल्यू निकाल दिया। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है भाई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओह बहुत सुंदर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमें निकालना है कलांतर। क्या निकालना भाई? कलांतर एलसीआर सर्किट का। एलसीआर सर्किट का जो कलांतर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कलांतर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फिर उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं क्या चाहिए हमें। कलांतर होता है tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है कलांतर का। तो आर तो हमारे पास दे रखा है, हमें एक्सएल और एक्सी का वैल्यू निकालना है। एक्सएल और किसका वैल्यू निकालना है? एक्सी का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल क्या होगा बेटा? ओमेगा एल। तो हमने कहा ओमेगा तो है 100, यहाँ पे देखिए ओमेगा है 100 और एल हो जाएगा 0.1, 0.1 तो ये आपका जाएगा 10.0 ओम। तो हमने कहा एक्सएल का वैल्यू आ गया 10 ओम। ठीक है, चलिए एक्सी कितना होगा? तो एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा, ओमेगा आपका 100। अच्छा सी कितना दे रखा है? देखो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 दे रखा है। तो हमने कहा 2 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6। देखो 100 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 कम हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻ का हो जाएगा 4। कितना जाएगा? -4 हो जाएगा। -4 अगर ऊपर जाता है ये तो ये आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पे 10⁴ डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 0 लिख दीजिए, डिवाइड बाय 2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? 5000 आ जाएगा। 5000 ओम। कितना होगा? 5000 ओम। ओहो बहुत सुंदर। तो हमने कहा देखो एक्सी का वैल्यू ज्यादा है, एक्सएल का वैल्यू कम है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से? tan phi जब निकालेंगे तो एक्सी में से एक्सएल को माइनस करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे tan phi इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे ये वाला साइन लगाया है। इस साइन का मतलब होता है जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जिसका मान ज्यादा होगा उसमें से कम वाले मान को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। अगर एक्सएल ज्यादा होगा तो एक्सएल में से एक्सी माइनस करेंगे, अगर एक्सी ज्यादा होगा तो एक्सी में से एक्सएल को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। अच्छा एक्सी कितना भाई? तो एक्सी हो गया हमारा 5000 माइनस एक्सएल हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाय आर, आर हो गया हमारा 400। आर कितना हो गया भाई? 400। इसमें से इसको माइनस करिए तो ये कितना आएगा बेटा? 4090 डिवाइड बाय 400, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 4 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये आपका जाएगा 10.225, तो 10 ही ले सकते हैं आप। ठीक, तो ये आपका जाएगा 10 phi। तो यहाँ से अगर हम phi लिखते हैं तो phi लिखेंगे tan इनवर्स 10.22। ठीक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका फेज डिफरेंस आ जाएगा, phi आ जाएगा। क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं पता है तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए श्रेणी एलसीआर परिपथ में विद्युत धारा की वोल्टता और कलांतर में मान निर्धारित कीजिए। तो कर लिया हमने। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक, एक एलसीआर परिपथ का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे
कि परिपथ में प्रेरकत्व है मतलब L है, संधारित्र है C और प्रतिरोध R है, तो ये LCR परिपथ है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण निम्नलिखित हैं। देखो ये वोल्टेज का समीकरण दे रखा, मैं नीचे लिख देता हूं उसको। V इज इक्वल टू 200 साइन 314t प्लस पाई बाई 6 पाई बाय 6। और यहां पे करंट का इक्वेशन दे रखा बेटा I, तो ये I का इक्वेशन दे रखा कितना 5 साइन 314t माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 दे रखा है। ज्ञात कीजिए, आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति क्या है, V तथा I के मध्य कलांतर, V और I के बीच में कलांतर कितना है, और परिपथ की प्रतिबाधा कितना है। प्रतिबाधा का मतलब होता है Z। ठीक, यूपी बोर्ड 2013 में क्वेश्चंस पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति निकाल लेते हैं। निकालने के लिए क्या करेंगे, आवृत्ति निकालने के लिए तो हमने कहा आवृत्ति अगर आपको निकालना तो सिंपली यहाँ पे वोल्टेज या करंट का जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होता है, इक्वेशन जो होता है उसके साथ आप इसको कंपेयर कर दो। क्या कर दो, कंपेयर कर दो, ठीक है ना। देखो तो हमने कहा इसको कंपेयर करो, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कंपेयर कर दो इसको। तो हमने कहा यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा आपका कितना 314 और 5 जो हो जाएगा ये आपका जाए पाई बाय 6। कितना आएगा, पाई बाय 6 आएगा। ठीक है, तो हमने कहा ओमेगा इज इक्वल टू 314 रेडियन पर सेकेंड होगा, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड, लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो हमने कहा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो हमने कहा एफ क्या हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। और एफ क्या है यहाँ पे, एफ है आपकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है बेटा यहाँ पे, एफ है इसकी आवृत्ति। तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो हमने कहा ओमेगा कितना है यहाँ पे 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई का वैल्यू है 3.14। पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 लगा दो 2, इससे इसको काट दो, 2 से इसको काटो, कितना आएगा 50 हर्ट्ज। ठीक, तो जो स्रोत है उस स्रोत की जो आवृत्ति है वो कितना आ गया भाई 50 हर्ट्ज आ गया। कितना आ गया 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सेकंड केस में आपसे पूछा है कि इसका कलांतर कितना होगा धारा और वोल्टेज के बीच में। तो हमने कहा इसको आप कंपेयर करो। यहां पे देखो करंट का इक्वेशन दे रखा है आपके पास, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टू माइनस फाइव टू। तो हमने कहा अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे फाइव टू जो आएगा वो कितना आएगा बेटा पाई बाय 6 आएगा, माइनस का कितना प्लस 5 से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड केस में अगर हम कलांतर की बात करते हैं, कला का अंतर कितना है, तो कलांतर हो जाएगा आपका डेल्टा फाई। कलांतर आपका जो डेल्टा फाई इज इक्वल टू दैट इज 5 माइनस 5 में से क्या कर दो 5 को माइनस कर दो। तो 5 आपका है पाई बाय 6 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये पाई बाय 6 हो जाएगा। तो टोटल ये आपका जाए 2 पाई बाय 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3, तो ये पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। ठीक, तो धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर है वो कितना है 60 डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज का कला ज्यादा है, करंट का कला कम है। तो यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलो आगे नेक्स्ट केस में क्या करें, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखो V नॉट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, तो हमने कहा V नॉट जो है यहाँ पे 200 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा ये 200 वोल्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। हमने कहा अगर हम क्या हुआ, हमने कहा अगर मान लो यहां पे हम इन दोनों को कंपेयर करते तो आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक, तो प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, तो प्रतिबाधा निकाला जाएगा जेड, प्रतिबाधा जेड बराबर ये आपका जो वी नॉट बाय आई नॉट, वी नॉट बाय आई नॉट। वी नॉट कितना है आपका 200, आई नॉट कितना है भाई, आई नॉट आपका है 5 से इसको डिवाइड करिए कितना आएगा 40 ओम, कितना 40 ओम। ठीक है,
तो जेड का जो मान होगा बेटा यहाँ पे जेड हो जाएगा आपका 40 ओम के बराबर हो जाएगा। ये परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान हो गया। किसका मान हो गया भाई? जेड का मान हो गया। इज इट क्लियर? ठीक, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बट करंट एंड वोल्टेज का जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस है, इसी इक्वेशंस का यूज करके जो है आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है भैया? सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है। चित्र 10.51 में प्रदर्शित प्रत्यावर्तित धारा परिपथ में वोल्टमीटर तथा अमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे? देखो यहाँ पे वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अमीटर जुड़ा हुआ है। अमीटर क्या मेजर करेगा? सबसे पहले ये क्लियरिटी आनी चाहिए आपके दिमाग में। देखो यहाँ पे हमने अमीटर को जोड़ा है, अमीटर का काम होता है धारा को नापना। ठीक, तो ये धारा को मेजर करेगा अमीटर। ठीक, और जो वोल्टमीटर है ये ठीक, और यहाँ पे जो वोल्टमीटर है बेटे, ये वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा? ये वोल्टेज को मेजर करेगा। किसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करेगा? ठीक, तो देखो यहाँ पे जो वोल्टमीटर लगा हुआ है ना, वो इन दोनों के क्रॉस कनेक्टेड है। किसके क्रॉस? एक्सएल और एक्सी के क्रॉस कनेक्टेड है, मतलब एल और सी के बीच में कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे जो वोल्टमीटर है ये कौन सा वोल्टेज मेजर करेगा? ये इस इंडक्टर और कैपेसिटर, प्रेरक और संधारित्र के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको मेजर करेगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? लेट्स से इसका पोटेंशियल है VL, इसका पोटेंशियल है VC, तो ये जो मेजर करेगा ये बेटा ये VL माइनस VC को मेजर करेगा। मतलब वोल्टमीटर का पाठ्यांक अगर आपको निकालना, वोल्टमीटर का रीडिंग अगर आपको निकालना है, तो इसका मतलब आपको VL माइनस VC निकालना है। सर नहीं आया, क्लियरिटी नहीं आया। मैंने कहा डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर लो, ऐसे बना लो, जैसे आप समझते हो वैसे बना लो डायग्राम आप वैसे बना लो, क्लियरिटी आ जाएगी। इंडक्टर, ये कैपेसिटर और यहाँ पे आपका सोर्स कनेक्टेड है। हमने कहा ऐसे तीनों श्रेणी क्रम में है। हमने कहा अमीटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये अमीटर है आपका। वोल्टमीटर कहाँ जोड़ा हमने? वोल्टमीटर को हमने यहाँ पे जोड़ा है, ऐसे जोड़ा है वोल्टमीटर को। इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जोड़ा है हमने, तो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में जोड़ा है, तो इसका मतलब वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल को मेजर करेगा। ये कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच के पोटेंशियल, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मेजर करेगा ये। इसके क्रॉस पोटेंशियल VL, इसके क्रॉस पोटेंशियल VC, क्योंकि VL और VC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा वो VL माइनस VC के इक्वल होगा। तो वोल्टेज जो वोल्टमीटर है आपका, वो वोल्टमीटर VL माइनस VC को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा? VL माइनस VC को। ओह सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, आगे समझ में। चलिए आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करते। अरे क्या गया? सनम है बेवफा, सनम है बेवफा। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या रखा है यहाँ पे? XC का वैल्यू दे रखा है, कितना? XC दे रखा है आपका 2 ओम। ठीक, XL कितना दे रखा है? XL दे रखा है 6 ओम। ठीक, R का वैल्यू कितना दे रखा है? R दे रखा है आपका 3 ओम। कितना है भाई? 3 ओम। ठीक, सबसे पहले इस परिपथ की प्रतिबाधा निकालते हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। ओहो बहुत सुंदर भैया। परिपथ की प्रतिबाधा की अगर हम बात करते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये Z बराबर हो जाएगा बेटा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओह सुंदर। तो देखो वैल्यूज दे रखा है आपके पास, वैल्यू रख दो यहाँ पे। R कितना दे रखा है? 3, तो हमने कहा 3 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। XL कितना दे रखा है? XL दे रखा है 6 और XC का वैल्यू दे रखा है बेटा 2, तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका जो 3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। 3 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। तो ये आपका जो 25 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। तो यहां से Z का मान आ गया बेटा, Z कितना? Z आ गया आपका 5। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया वो कितना वोल्ट अप्लाई किया है? अरे काट दिया पे उन्होंने, VRMS। हाँ यहाँ पे VRMS का जो वैल्यू है वो 90 वोल्ट है, यहाँ पे कट गया ये वो।
90 वोल्ट का यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक सोर्स लगाया है, तो वोल्टेज Vrms आपका दे रखा है यहाँ पे Vrms दैट इज 90 वोल्ट। तो अगर हम बात करें इसमें करंट धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो धारा Irms दैट इज Vrms अपॉन जेड। Irms क्या जगह बेटा, Vrms अपॉन जेड। Vrms को हम किससे डिवाइड करते हैं, जेड से डिवाइड कर देंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो Vrms कितना, तो Vrms हमने बोला 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका जाएगा 18, कितना जाएगा भाई 18 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो अमीटर है यहाँ पे, अमीटर का पाठ्यांक आ जाएगा। ये क्या है भाई, ये अमीटर का पाठ्यांक है। ठीक है, क्या है ये अमीटर का पाठ्यांक है। ठीक है, क्योंकि अमीटर जो भी करंट मेजर करेगा यहाँ पे वो करंट की आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, इसीलिए यहाँ पे ये जो आरएमएस वैल्यू होता है, ये आरएमएस वैल्यू अमीटर का पाठ्यांक हो गया। ओहो बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो देखो नेक्स्ट आपसे पूछा वोल्टमीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो हमने कहा वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो V होगा दैट इज VL माइनस VC, VL माइनस VC। ओह बहुत बढ़िया। हमने कहा VL किसके बराबर होगा, हमने कहा ये IXL के बराबर हो जाएगा, और VC क्या जाएगा IXC के बराबर हो जाएगा, IXL माइनस IXC। चलो I कॉमा ले लेते इसमें से, तो I कॉमा ले लेंगे तो यहां से बचेगा ये XL माइनस XC। ओह तो हमने कहा I कितना, करंट कितना 18 एम्पियर, तो ठीक है करंट हो गया हमारा 18 एम्पियर। ठीक, XL माइनस XC, XL कितना है 6, XC कितना है बेटा 2, तो हमने कहा XL में से 6 में से आप 2 को माइनस कर दो तो ये आ जाए 18 इंटू 4, 18 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा, तो 72 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 वोल्ट। इसका मतलब ये जो आपका एक LCR सर्किट है, इस LCR सर्किट में जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो होगा वो कितना होगा बेटा, वो आपका हो जाएगा 72 वोल्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 72 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 ओम के एक प्रतिरोध तथा 40 मिली हेनरी के प्रेरकत्व के श्रेणीक्रम संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज Vt इज इक्वल टू 10 sin 1000t माइनस 30 डिग्री वोल्ट लगाई गई है। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और तथा परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति की गणना कीजिए। औसत शक्ति की गणना कीजिए, औसत शक्ति कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए 30 ओम का एक प्रतिरोध है मतलब R है, और एक प्रेरकत्व है L है, तो इसका मतलब सर्किट जो है वो आपका क्या है बेटा, वो LR सर्किट है। तो क्वेश्चन किसका है, LR सर्किट का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, LR सर्किट का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, हमारे पास प्रतिरोध का मान दे रखा R कितना भाई 30 ओम। ठीक, प्रेरकत्व दे रखा हमारे पास L कितना भाई 40 मिली हेनरी, तो हमने कहा 40 मिली हेनरी तो 10 की घात माइनस का 3, तो ये आपका जाएगा 0.04 हेनरी, दैट इज दी L। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारा निकालना परिपथ में, तो सबसे पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं XL दैट इज ओमेगा L। ओमेगा कितना, तो हमने कहा इसके लिए वोल्टेज का इक्वेशन दे रखा, देखो Vt इज इक्वल टू दे रखा आपके पास 10 sin 1000t माइनस 30 डिग्री, 1000t माइनस 30 डिग्री। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो यहाँ पे ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा 1000, और V0 कितना हो जाएगा आपका 10, और 5 जो है वो कितना होगा बेटा आपका 30 डिग्री। कितना होगा 30 डिग्री। तो हमने कहा ओमेगा 1000 है, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू रख दीजिए 1000 इंटू एल आपका है 0.04, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 40 आ जाएगा। ये कितना आएगा 40 ओम। ये हमारा एक्सएल आ गया। तो हमने कहा प्रतिबाधा कितना होगा, प्रतिबाधा
ठीक, प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा बेटा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो हमने कहा Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना आर 30 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू कितना है 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे हमारे पास Z आएगा, कितना आएगा Z, तो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ 2500 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 50 ओम। ठीक, तो Z का मान कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा Z है वो कितना है भाई 50 ओम है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने कहा देखो धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो धारा आई नॉट जो है वो आपका जो वी नॉट बाई जेड, आई नॉट पीक वैल्यू मतलब शिखर मान निकालेंगे, धारा का शिखर मान आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड होता है। वी नॉट कितना है यहाँ पे, वी नॉट आपका 10 और जेड कितना है परिपथ का 50, एक 0 से 0 कैंसिल, तो ये 0.2 एम्पियर आ जाएगा। तो आई नॉट का मान कितना है 0.2 एम्पियर। अच्छा यहाँ पे समीकरण निकला, व्यंजक प्राप्त कीजिए कह रहा है ना, ये व्यंजक के लिए कह रहा है। व्यंजक तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस भी पता हो। तो करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो कलांतर है वो कलांतर कितना होगा, कलांतर अगर हम निकालेंगे तो कलांतर कितने डिग्री का होगा वो निकाल लेते सबसे पहले। तो कलांतर निकालने के लिए हम tan phi यूज करेंगे, tan phi इज इक्वल टू दैट इज एक्सएल बाय आर। तो एक्सएल कितना है बेटा, एक्सएल आपका 40, एक्सएल आपका 40, आर है आपका 30, ये काट करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, 3/4। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका यार 3/tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 का मान कितना होता है, तो उसके लिए देखो एक ट्राइंगल आप याद करिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, इसको याद करिएगा तो इसका मान आ जाएगा आपका, ठीक, ये आपका 5, ये 4, ये 3, ये वाला कोण बनता है 37 डिग्री, ये वाला कोण बनता है 53 डिग्री। ठीक, 10 का मान निकालिए, 4/5 लंबटा आधार, लंबटा आधार 4/3। अगर हम यहां से tan 53 निकालते हैं, tan 53 तो कितना आ जाएगा आपका 4/3, मतलब 4/3 tan 53 का मान होता है। तो आप यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा दीजिए, आप ऐसे लिखिए tan phi इज इक्वल टू 4/3 की जगह आप लिख सकते हैं tan 53, तो यहां से phi कितना आ जाएगा बेटा 53, phi कितना आ जाएगा 53। लेकिन यहां पे देखिए वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो -30 है, -30 +30 एक बार चेक कर लूँ मैं, -30 है, ठीक है -30 है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है बेटा, वो 53 डिग्री का है। तो इस केस में करंट का जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, करंट का इक्वेशन जो वोल्टेज का फेज है उसमें से इतना माइनस कर दो आप, तो करंट का इक्वेशन हो जाएगा धारा का समीकरण, धारा का समीकरण, तो ये आपका जो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -φ1 -φ। देखो क्या कौन सा सर्किट है, ये एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है। कौन लीड करता है, वोल्टेज। करंट लैग बिहाइंड होता है, करंट फेज में क्या होता है पीछे होता है। तो करंट जब फेज में पीछे होगा तो जो भी वोल्टेज का फेज है उसमें से करंट के फेज को क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। ठीक, तो करंट I इज इक्वल टू क्या जगह यहाँ पे देखो आई नॉट आपका है 0.2 साइन, तो ये आपका जगह ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना 1000, तो ये तो जगह आपका 1000 टी, 100 लिख दिया मैंने, 1000 टी -30 डिग्री माइनस का 53 डिग्री, माइनस का 53 डिग्री। तो देखो -30 -53 तो ये जगह 83, कितना हो जाएगा बेटा 83। तो I इज इक्वल टू 0.2 साइन 1000 टी -83 डिग्री। तो ये करंट का इक्वेशन आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, ये करंट का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति की गणना कीजिए। परिपथ में जो शक्ति है कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको निकालना है। तो औसत शक्ति का सूत्र होता है, औसत शक्ति
ये होता है P बार इज इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई इंटू कॉस फाई। अच्छा IRMS कितना होगा? IRMS को लिखेंगे I0 बाई रूट टू, I0 बाई रूट टू। VRMS को क्या लिखेंगे? V0 बाई रूट टू। और कॉस फाई को क्या लिखेंगे? कॉस फाई। तो ये जगह कॉस फाई आपका हो जाएगा 83 डिग्री, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना बेटा? वो 83 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे एवरेज पावर के लिए? 83 डिग्री का यूज करेंगे। करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस। ठीक है ना? चलिए देखो I0 कितना दे रखा है यहाँ पे? I0 कितना है? तो I0 का मान है 0.2 और V0 का मान कितना है? V0 ये है 10। V0 आपका है 10, I0 है आपका है 0.2। ठीक है, तो ये आपका जगह I0 बाई रूट टू, I0 बाई रूट टू। तो ये आपका जगह यहाँ पे I0 हो गया 0.2 डिवाइड बाई रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा इंटू 10 इंटू कॉस 83। अच्छा कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है? शक्ति गुणा कॉस फाई इज इक्वल टू द R अपॉन जेड। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं हम कॉस फाई, क्योंकि 83 का वैल्यू तो हमें नहीं पता है। तो कॉस फाई का जो मान है वो R बाई जेड से निकाल लेते हैं। अच्छा R कितना है परिपथ का? देखो R आपका है 30, ठीक, और जेड कितना है भाई? 50। तो कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा आपका R अपॉन जेड। तो R आपका है 30, जेड है आपका 50, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 5/3 हो जाएगा। तो इसका मान रख दीजिए 5/3, इससे इसको डिवाइड करिए 0.1 इंटू 10 इंटू 3/5, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू 6, 6 इंटू 0.1 दैट इज 0.6 वॉट। ठीक, तो ये हमारा एवरेज पावर आ जाएगा सर्किट का, कि जो सर्किट है वो एवरेज कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? वो 0.6 वॉट पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शक्ति गुणांक का वैल्यू निकालना है, शक्ति गुणांक परिपथ का। तो शक्ति गुणांक हो जाएगा परिपथ का दैट इज cos फाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।